हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस वे में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। आइए इसी उम्मीद और आशा के साथ आज एक सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आए आप सबके लिए। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्या है, ब्लड का क्या काम है हमारी बॉडी में, ब्लड का निर्माण क्या होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है। इसके अलावे हमारे बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन है और हमारे बॉडी में ब्लड की क्या अमाउंट होती है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर में ब्लड होता है। इसके अलावे ब्लड में क्या सब रहता है, अर्थात ब्लड का क्या कंपोजिशन है, ब्लड में क्या सब कंपोनेंट्स रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि ब्लड जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे, 11th का टॉपिक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं संयोजी उत्तक। ब्लड एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से हमेशा लिंक रखता है, मतलब कनेक्शन हर जगह ब्लड का बना हुआ है, हर जगह ये कनेक्ट है। बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स में ये लगभग ब्लड पाए जाते हैं। इसी कारण इसको हम लोग कौन सा टिश्यू बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और ये जो होता है ये प्रायः तरल अवस्था में होता है, ब्लड हमेशा लिक्विड अवस्था में आता है। इसी कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसी कारण हम ब्लड को क्या बोल सकते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि हिंदी में कह सकते हैं तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। ठीक है। इसके अलावे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। देख रहे होंगे आप लोग इमेज में, हमेशा ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है, लगभग रेड होता है, ये मोस्टली रेड होता है। इसी कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब लाल तरल संयोजी उत्तक। लाल तरल संयोजी उत्तक। लाल तरल संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड को हम लोग इन इन नामों से जानते हैं। ठीक है। अब हम जान देंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड का अमाउंट क्या होता है, मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा होती है। ठीक है। तो दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में, बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड का अमाउंट होता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एज या अकॉर्डिंग टू वेट इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। वैसे फीमेल में ब्लड का अमाउंट थोड़ा कम होता है और मेल में कंपेयर विथ फीमेल के तुलना में जो होता है मेल की बॉडी में थोड़ा ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि फीमेल में जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान या मासिक चक्र के दौरान अधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण उसके बॉडी में ब्लड का अमाउंट प्रत्येक मंथ कुछ न कुछ मात्रा में घटते रहता है। इसी कारण फीमेल की बॉडी में लगभग ब्लड का अमाउंट कम होता है कंपेयर विथ मेल, मतलब मेल की तुलना में, पुरुष की तुलना में स्त्री के शरीर में ब्लड का अमाउंट, ब्लड की मात्रा कम होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का क्या कंपोजिशन है। ठीक है। यानी कि ब्लड में क्या सब कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड में कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं ब्लड में कौन कौन सा घटक होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है।
एक सॉलिड होता है और दूसरा लिक्विड होता है। ठीक है दोस्तों, एक सॉलिड दूसरा लिक्विड। तो सॉलिड के जो रूप में रहता है वो रहता है ब्लड सेल। सॉलिड के रूप में रहता है ब्लड सेल, हिंदी में कह सकते हैं रक्त कोशिका। रक्त कोशिका या रुधिर कोशिका या रक्त कणिका भी कह सकते हैं इसको, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है लिक्विड के रूप में होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, तो जो प्लाज्मा होता है ये किस रूप में होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स ये लिक्विड रूप में होता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स है ये आपको ठोस अवस्था में रहता है, सॉलिड रूप में। ठीक है, यदि इसका परसेंटेज में हम वैल्यू बताएं आपको, तो जो ब्लड सेल्स है इसका मात्रा लगभग 45% होता है, यानी कि 45% होता है। ब्लड सेल की मात्रा कितना प्रतिशत, 45%। और जो प्लाज्मा है उसका ब्लड में परसेंटेज निकाले तो लगभग 55% होता है। 55% प्लाज्मा होते हैं ब्लड में, यानी कि आधा से अधिक जो होता है वो लिक्विड रूप में रहता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। और आधा से कुछ मात्रा में कम ठोस अवस्था में रहता है जिसे हम लोग कह सकते हैं ब्लड सेल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, जिसका परसेंटेज क्या है 45% और प्लाज्मा का प्रतिशत क्या है 55%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, आप भी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड में सेल्स के रूप में होते हैं, सॉलिड के रूप में होते हैं, वो 3 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है, ब्लड सेल को 3 ग्रुप्स में बांटे गए। पहला हो गया आरबीसी। आरबीसी, इसको हम पूरा नाम जानते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अब इसका दूसरा एक और नाम है जो नाम आप प्राय स्टैंडर्ड क्लास में यूज करते हैं, जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया पहला ब्लड सेल हो गया जिसका नाम है आरबीसी, पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका, और इसको दूसरे टर्म में कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, क्या कहते हैं हिंदी में, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, इसका दूसरे टर्म में हम लोग कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इरेज करते हैं, दिखाते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका जो दूसरा नाम होता है डब्ल्यूबीसी का दूसरे हम लोग टर्म में कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये ब्लड सेल हो गया, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में लोग प्लेटलेट्स ही कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरे टर्म में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट्स क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो ब्लड सेल कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। आरबीसी दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स दूसरा इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, ये बिल्कुल लगभग हल्का व्हाइट या येलो कलर का होता है। अभी आपको दिखाएंगे आगे इमेज में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्लड क्या होता है, उसका क्या कंपोजिशन है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए समझिए प्लाज्मा क्या होता है। यह जो होता है प्राय किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। इसकी मात्रा कितनी होती है ब्लड में? 55%। हम लोग जनरली पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, ध्यान से देखिए। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से वाटर होते हैं, लगभग 90% मात्रा में वाटर होते हैं। ठीक है, इसमें भी इसका 2 कंपोनेंट्स हो गया। पहला हो गया वाटर, मतलब जल। प्लाज्मा में अधिक मात्रा में जल होता है, जिसकी मात्रा कितना होता है? 90% जल की ही मात्रा होती है। ठीक है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल की मात्रा? 90% जल की ही मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, 10%, शेष 10% में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं। शेष 10% में कुछ प्रोटीन होते हैं। इसको यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, कुछ प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। इसका एग्जांपल बता दें, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है मुख्य रूप से प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से फैट यानी कि वसा, ठीक है, यूरिया, ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल, और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो शेष जो 10% पदार्थ की मात्रा है उसमें क्या रहता है? प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, दूसरा होता है शेष 10% में ही होता है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बनिक पदार्थ, जैसे हम लोग फैट, यूरिया हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इसके अलावा ग्लूकोज भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, इसके अलावे इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे के क्या है? पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, और कई प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा के शेष 10% में। यानी कि ये सारे पदार्थ आपको कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में 90% मात्रा में क्या होते हैं? वाटर होते हैं, और शेष जो 10% होता है उसमें प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन के रूप में कौन कौन रहता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। कार्बनिक पदार्थ के रूप में फैट यानी कि वसा, यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज। और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो ये हो गया वन शॉट में आपको हम बता दिए ब्लड का क्या कंपोजिशन है, यानी कि ब्लड में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। आज आप लोग फाइनली पढ़ लिए कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है। आखिर हमारे ब्लड बॉडी में ब्लड की क्या आवश्यकता है? यदि हमारे बॉडी से सारे ब्लड को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? या यदि किसी का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है
वो इंसान डेथ क्यों कर जाता है, उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे बॉडी में ब्लड का क्या मेन फंक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, ठीक है, या फंक्शन ऑफ ब्लड। चलिए आइए देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पर बॉडी हमेशा एडेप्ट रहता है। जिसका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये किसी भी वातावरण में, चाहे कितनो भीषण ठंड का मौसम हो या अधिक से अधिक गर्म का मौसम हो, हमारी बॉडी का लगभग नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, या इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में जानेंगे तो हो जाता है 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैपिटल एफ फ़ारेनहाइट। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जलवायु में, किसी भी मौसम में हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लगभग इतना होता है, ठीक है। तो ये कौन मेंटेन करता है? ब्लड ही करता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है या रेगुलेट करता है, ठीक है। यदि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और देखते हैं ना, जब ब्लड प्रेशर घटता है तो बॉडी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, या किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और उसका बॉडी का टेम्परेचर लगभग कम जाता है। इसी कारण डेथ बॉडी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर या ब्लड ही क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तापमान को नियंत्रित करता है या बैलेंस करता है। इसका सबसे पहला क्या फंक्शन है? बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा काम है, आप लोग इससे पहले आप लोग को पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, पाचन तंत्र। आप सभी जानते हैं कि पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन फाइनली डाइजेस्ट होके उसका अवशोषण होता है, लेकिन भोजन जो होता है वो आपको प्राप्त तो हो गया, लेकिन उससे जो कंपोनेंट से या उससे जो एनर्जी है उसको प्रत्येक सेल तक कौन पहुंचाएगा? आखिर हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए, लीवर के सेल के हाथ के सेल को, आंख के सेल को, कान के सेल को, यानी कि बॉडी हमारा पूरा सेल से बना हुआ है। हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स के सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का कैरी करने वाला, एनर्जी को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं है दोस्तों, ब्लड ही है। ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, ईच एंड एवरी सेल में क्या करता है, प्रत्येक सेल में एनर्जी को पहुंचाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल को ऊर्जा देता है। अब देखिए दोस्तों, ब्लड हमारा भोजन के साथ साथ यानी कि एनर्जी के साथ साथ और भी कई पदार्थों का परिवहन करते हैं, जैसे विटामिन, ये भी एनर्जी का ही कंपोनेंट हो गया, फिर भी समझ लीजिए आप लोग, विटामिन, कुछ मिनरल्स, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, कौन? ब्लड ही करता है। आप लोग को इस पहले श्वसन तंत्र में पढ़ा चुके हैं कि हमारा जो नसिका के द्वारा मतलब नोज के द्वारा ऑक्सीजन जाता है वो केवल 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 लंग्स के एल्वोलाई तक ही रहता है, ठीक है। फेफड़ा के मतलब फेफड़ा तक ही रहता है, फेफड़ा के एल्वोलाई तक ही रहता है। तो फेफड़ा के एल्वोलाई से इस सेल तक कैसे आता है, बॉडी के सेल तक कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर जो CO2 का निर्माण होता है, उस CO2 कैसे बाहर निकालता है? वो ब्लड ही उसको CO2 को लेकर आता है, लंग्स में छोड़ देता है ब्लड, सॉरी CO2 को। ब्लड क्या करता है
बॉडी के सेल से CO2 को लेके आया और लंग्स में छोड़ दिया, तब लंग्स उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी कि O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 दोनों का परिवहन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्क कौन कर रहे हैं, ब्लड। तो बताइए, यदि ब्लड का अमाउंट घट गया या ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया तो इंसान क्यों नहीं डेथ हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्क तो ब्लड ही कर रहे हैं ना। तो यदि ब्लड का सर्कुलेशन रुका तो इंसान की मृत्यु निश्चित। ठीक है, इतने सारे पदार्थों का परिवहन करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी से बहुत प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है किडनी के द्वारा, जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जो होता है, इन सारी विषैले पदार्थों को ब्लड क्या करता है, किडनी तक पहुंचाता है। और किडनी क्या करता है, उसका फिल्टर करता है, और फिल्टर करके ब्लड के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे अधिक मात्रा में जल है, उसको भी अवशोषित कर लिया। यूरिया है, अमोनिया है, विषैले पदार्थ जो भी क्रिएटिनिन है, सबको अवशोषित कर लिया और उसको यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में स्टोर कर दिया। उसी से यूरिन का निर्माण होता है ना। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है, मतलब पेशाब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये यूरिन का फिल्ट्रेशन, सॉरी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा होता है। तो ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो शरीर के विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालता है। ठीक है, और यदि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो इन सारे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि जो पैरालिसिस पेशेंट होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं पोलियो, और भी इसका कई सारे नाम है। ठीक है, पोलियो या पैरालिसिस को आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए हम लोग को। ठीक है, तो मान के चलिए यदि बॉडी के किसी पार्ट्स में यदि पैरालिसिस हो गया तो होता क्या है, वहां का जो आर्टरी है, वेन्स है, या सीधा अपनी भाषा में समझिए जो नस है, वो सिकुड़ जाता है, मतलब उसका एरिया चपट जाता है। तो बताइए जब उसका ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा तो क्या उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। यानी कि जितना ब्लड का मात्रा जाना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, उतना अधिक मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता। इसी कारण जिस भाग में या जिस अंग में पैरालिसिस होता है, वो अंग, उस अंग का सेल धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। उस अंग का सेल धीरे धीरे मतलब पतला हो जाता है या काला हो जाता है, और उस अंग में ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट, मान के चलिए हमारे इस हैंड में पैरालिसिस हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आप सभी के समर्थन से, सपोर्ट से। मान के चलिए इस बॉडी के पार्ट्स में क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया, इस हाथ में ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल काम ठीक से नहीं करेगा जैसा मेरा ये हैंड करेगा, क्योंकि ये हैंड बिल्कुल स्वस्थ है और इसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। तो इस हैंड के जो सेल है उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो एनर्जी नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ का सेल क्या होगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो फिर यहाँ का सेल वर्क नहीं करेगा तो हमारे हाथ को एनर्जी मिलेगा, हाथ मेरा ठीक से ऊपर उठ पाएगा, हाथ ठीक से ऊपर नहीं उठ पाएगा, जिसके कारण ये हाथ नाकाम हो जाएगा, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसका ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के द्वारा क्या होगा, इसको एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उस नस को फिर से एडजस्ट किया जाएगा ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ हो। और ब्लड सर्कुलेशन यदि होगा तो फिर से बॉडी के सेल को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, हमारा बॉडी का सेल या हैंड का सेल फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से हेल्दी होने का कोशिश करेगा, फिर से रिकवर होने का कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड इतने सारे वर्क हमारी बॉडी में करते हैं। समझ में आया आप सभी को। चलिए और बहुत बात बताते हैं आप लोग को इस ब्लड के बारे में। चलिए आप लोग को बताते हैं कि ब्लड का जो कलर है वो लाल क्यों होता है। लगभग सभी बच्चे को पता होगा, बताओ जल्दी से कमेंट में क्या होगा, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता, बैगनी क्यों नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर जो
पिगमेंट है, वर्णक है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है मतलब कलर करने वाला, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रेड पिगमेंटेशन है, रेड कलर का है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वैसे आप सभी को बहुत दिनों से ये जानकारी होगा, नहीं जानते होंगे तो आज जान लिए। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका स्पेशल फंक्शंस क्या है। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका स्पेशल फंक्शंस क्या है। लोग इसको एक बार इमेज के माध्यम से देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो स्पेशल प्रकार का सेल है उसका क्या काम है। तो ब्लड, उम्मीद करते हैं आप सभी को ब्लड बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके और भी जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, ब्लड के अंदर सबसे पहले आप लोग को बता दें 3 सेल होते हैं। आरबीसी, ये जो आपका देख रहे हैं आरबीसी का ही, ये कोई आपको और कोई वस्तु नहीं है, ये आपके आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। ठीक है, और इस गोलाकार के में क्या हो रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। ठीक है, आरबीसी का जो आकार होता है वो प्रायः कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म के रूप में, जैसे एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव, उसी प्रकार इसके साइटोप्लाज्म के रूप में इसमें हीमोग्लोबिन भरा रहता है। साइटोप्लाज्म के रूप में आरबीसी के अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका आरबीसी। आरबीसी का मुख्य काम होता है O2 और CO2 का परिवहन करना। ठीक है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। आपको शॉर्ट में बता दें कि आरबीसी का मुख्य फंक्शन क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। ठीक है, अब देखिए, आपको बताए थे रेड ब्लड सेल को दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। ये 3 सेल होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल भी कई प्रकार के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल। ये तीनों एक ग्रुप में है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब हुआ कि डब्ल्यूबीसी का वैसा टाइप्स जिसके अंदर कुछ कण होते हैं। देखते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, कण है। ठीक है, ये तीनों प्रकार के सेल में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, जिसमें पहला है बेसोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल, तीसरा है स्नोफिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें किसी प्रकार के ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, इसमें किसी प्रकार के छोटे छोटे कण नहीं होते, जैसे मोनोसाइट्स हो गया और लिम्फोसाइट्स। ये दोनों सेल हो गया आपको ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और ये दोनों लिम्फोसाइट्स। इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। आज आपको बता दें कि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इम्यून सिस्टम का काम करता है, या हमारे बॉडी में सिक्योरिटी का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, या जो बाहरी सेल आता है, बैक्टीरियल सेल या वायरस जो आता है, उसको मारने का काम करता है, उसको किल करने का काम करता है, या उसको मार के खा के पचा जाता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी काम, यानी कि
हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन को रोकता है, संक्रमण को रोकता है, वो कौन रोकता है? WBC रोकता है। ये सभी WBC जो हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। ये हमारे बॉडी में सबसे, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेटलेट्स, जो क्या करता है, यदि आपका बॉडी का कोई भी भाग कट फट गया तो वहां तुरंत पहुंचता है और ब्लीडिंग को रोकता है, मतलब ब्लड को क्लॉट कर देता है, थक्का बना देता है, और वहां का ब्लड जम जाता है और ब्लीडिंग रुक जाता है। ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका पूरे बॉडी का ब्लड, और ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप लोग एक छोटी सी बात बताते हैं, बस इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक ये है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बॉडी में ब्लड आखिर बनता कहाँ है, ब्लड का फैक्ट्री हमारे बॉडी में कहाँ है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। चलिए आज आप लोग को बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ब्लड का जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से होता है बोन मेरो में। बोन मेरो, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। लेकिन ब्लड का निर्माण भी लगभग 2 या 3 स्टेप में होता है, ठीक है। जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है तब उसके बॉडी में जो होता है ब्लड का निर्माण बोन मेरो में नहीं होता है। चलिए सबसे पहले समझिए आप बोन मेरो क्या होता है। जैसे देखिए ये एक प्रकार का बोन है, ये एक प्रकार का बोन हो गया, हड्डी, और इस हड्डी के अंदर जो स्पेस होता है, इस स्पेस में एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं दोस्तों? बोन मेरो कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। आप लोग भी बोन मेरो लगभग देखे होंगे, या जो मांसाहारी प्राणी है जब वो लेग पीस खाते होंगे, अक्सर लेग पीस आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो लेग पीस अच्छा क्यों लगता है, या ज्यादा उसको क्यों खोजता है, क्यों अधिक मात्रा में उसको लेग पीस चाहिए? क्योंकि लेग मतलब होता है टांग, और उसकी टांग की जो हड्डी होती है, ठीक है, चाहे मुर्गा हो या मुर्गियां हो, ठीक है, जो उसकी हड्डी होती है, तो हड्डी में जो होता है यही रस होता है बोन मेरो, जिसको आसानी से बहुत मजे से इंसान चूस चूस कर खाते हैं, ठीक है। तो इसी रस के कारण वो लेग पीस फेमस है, ठीक है। तो लेग पीस के अंदर क्या होता है? बोन मेरो होता है, ठीक है। आप समझ गए क्या होता है बोन मेरो? बोन के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, बोन के अंदर जो रेड लिक्विड पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मेरो। तो एडल्ट में या जन्म के बाद बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो होता है। लेकिन जन्म से पहले जिसमें उसके बॉडी में हड्डी का निर्माण या बोन नहीं बना, मतलब जब बच्चे 3 महीने के होते हैं, गर्भावस्था में, यूट्रस में 3 मंथ के होते हैं, तब उसके बॉडी में ब्लड का निर्माण लीवर में या स्प्लीन में होता है, ठीक है। जब बच्चे कहाँ होते हैं? गर्भावस्था में होते, मतलब 3 मंथ का होते हैं, बिल्कुल उसका एक छोटा सा एग का रूप होता है, उसके बॉडी में नहीं तो अभी बोन मेरो है या बोन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस क्रम में जो होता है बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर या स्प्लीन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ब्लड। आज आप लोग को ब्लड का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ा दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास, आज का ये वीडियो आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साइंस से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी को जय हिंद।